साजिशों के अंधेरी गलियों में घिरी डॉक्टर सोनम यादव के चारों तरफ जब दुश्मनों ने फरेब के पुल बांध दिए थे, ठीक उसी वक्त मोहित शर्मा भी अपनी ही सगी बहन के दिए गए जख्मों की आग में अंदर ही अंदर सुलग रहा था। एक ऐसा घाव जो उसे राख कर रहा था, पर फिर भी वो अपनी उस गुमराह बहन का कोई नुकसान नहीं चाहता था। और इसी दर्द के काले साए के बीच जब इन दोनों की रूहें आपस में टकराई, तो नफरत और धोखे के उस बवंडर में मोहब्बत का एक ऐसा खामोश फूल खिला जिसने दोनों की तकदीर बदल दी। सोनम के दिल में मोहित के लिए एक बेपनाह पाकीज़ा रूहानी मोहब्बत जाग चुकी थी, और मोहित की पतराई आंखों में भी सोनम ही उसका इकलौता सुकून बन चुकी थी। लेकिन ये एक ऐसी पुरअसरार और रहस्यमयी मोहब्बत थी, जो दोनों के सीने में जलते हुए अंगारे की तरह धधक तो रही थी, पर दोनों से किसी की भी जुबान पर आने का नाम नहीं ले रही थी। हर बीतते पल के साथ उनके बीच की नज़दीकियाँ कुछ इस कदर बढ़ने लगी थी कि बंद कमरों के सन्नाटे में, जहाँ बाहर मौत और साजिशें पहरा दे रही थी, अंदर उन दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों में इस कदर घुलने लगी थी कि हवा भी उनके बीच से गुजरने से कतराती थी। जब मोहित सोनम के करीब आता तो उसकी धड़कनें सोनम की नब्ज बन जाती। सोनम की गर्म सांसें मोहित के सीने के जख्मों पर मरहम की तरह ठहर जाती थी। वे एक दूसरे के इतने करीब थे कि आंखों की पुतलियों में एक दूसरे का अक्स साफ तैरता था। एक दूसरे की धड़कनें साफ सुनाई देती थी, मगर वक्त की बेरहम सुइयां, सर पर मंडराते खतरों के साए उन्हें इस कदर घेरे हुए थी। इस शिद्दत भरी खामोश मोहब्बत का मुकम्मल इजहार करने के लिए उन दोनों के पास एक पल का भी समय नहीं था। वे बस एक दूसरे की पनाह में महफूज होकर मौत और जिंदगी के इस हसीन जानलेवा खेल को अपनी सांसों की रवानी से जी रहे थे। दरवाजा खोलो प्लीज, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, सोनम यादव दरवाजा पीटते हुए चिल्ला रही थी। तभी किसी ने उसे दोनों कंधों से थामकर कहा, क्यों रो रही हो? ये दरवाजा तो अब नहीं खुलेगा। अगर तुम ऐसे ही शोर मचाती रही तो वो आ जाएगा। मानसिक अस्पताल का सबसे खतरनाक मरीज जिससे पूरा अस्पताल डरता था, वह युवक सोनम यादव को प्यार से समझा रहा था। सोनम यादव ने अपनी साथी डॉक्टर त्रिशा पाठक को रिश्वत लेते पकड़ लिया था, तो त्रिशा पाठक ने जानबूझकर सोनम यादव को उस युवक के कमरे में बंद कर दिया। कौन आ जाएगा? वह डरते हुए बोली, वही जो मेरे अंदर का जानवर है। अगर तुमने उसे जगा दिया तो वह तुम्हें जान से मार देगा। नहीं, मुझे जाने दो, एक शर्त पर। पहले तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ कौन कौन रिश्वतखोर है, उसके बाद मैं तुम्हें गोद में उठाकर खुद बाहर छोड़ कर आऊंगा। उसकी आवाज़ सुनकर सोनम यादव को अजीब सा एहसास हो रहा था। कौन हो तुम? प्लीज मुझे जाने दो। वह 6 फुट का लंबा चौड़ा कंधों वाला एक जवान युवक था। उसके गोरे चेहरे पर घनी काली दाढ़ी बढ़ी हुई थी। ऊपर से उसके बाल भी ऐसे थे जैसे न जाने कितने समय से उन्हें संवारा नहीं गया हो। उसका हुलिया किसी मानसिक रोगी जैसा ही लग रहा था। छोटी बच्ची, मुझसे डरो मत। अगर तुम मुझे सच बता दोगी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मुझे बताओ, यहाँ कौन कौन रिश्वतखोर है? ये पूरा अस्पताल ही रिश्वतखोरों से भरा हुआ है, और तुम खुद यहाँ मानसिक अस्पताल में बंद हो। मुझे कैसे बाहर छोड़कर आओगे? वो मेरा काम है, मैं तुम्हें जैसे भी छोड़कर आऊं, मगर मैं तुम्हें इस अस्पताल से बाहर निकाल दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। उसने उसके सामने अपना हाथ बढ़ाया। सोनम यादव ने डरते डरते उसके हाथ पर हाथ रखा, तुरंत वापस खींच लिया। क्या तुम पागल नहीं हो? उसकी बात पर मोहित शर्मा का जोरदार ठहाका गूंज उठा। उसके ठहाके की आवाज इतनी तेज थी कि सोनम यादव को अपने कानों पर हाथ रखना पड़ा। वह काफी देर तक उसे देखकर हंसता रहा। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, आओ इधर बैठकर तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाता हूँ। वह उसे थोड़ा आगे लेकर आया। सोनम यादव का पूरा शरीर कांप रहा था। मोहित शर्मा ने उसे पानी का गिलास दिया। ये लो पानी पियो और डरना बंद करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। सोनम यादव ने पानी का गिलास एक ही सांस में खाली कर दिया। अब यहाँ बैठो, मुझे सारी बात सच सच बताओ। और सोनम यादव को समझ नहीं आ रहा था कि वह उस युवक से डर से सब कुछ बता दे या फिर उन लोगों के डर से चुप रहे जो बाहर खुलेआम घूम रहे थे। बताती हूँ, 1 महीना हुआ है मुझे यहाँ आए हुए। पहले मैं गंगा अस्पताल प्रयागराज में काम कर रही थी। उसी गंगा अस्पताल की एक शाखा यहाँ भी है। जिन लोगों का यह अस्पताल है, उन्हें शक था कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। उन्होंने जांच के लिए मेरा यहाँ तबादला किया था। अभी 1 महीने में मुझे यहाँ से काफ़ी सबूत मिले हैं। मेरा काम लगभग पूरा हो गया था।
मैं मालिक को सारी जानकारी देने ही वाली थी कि डॉक्टर त्रेसा पाठक को पता चल गया कि मैं उन सब के बारे में सब कुछ जान गई हूँ। मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये सब कब हुआ। वह जल्दी-जल्दी मुझे खींचते हुए यहाँ तक ले आई और इस कमरे में बंद करके चली गई। ये लोग बहुत निर्दय हैं, ये तुम्हें भी यहाँ से नहीं निकलने देंगे, जैसे मुझे इन लोगों ने यहाँ कैद करके रखा हुआ है। वह सिर झुकाए उसके सामने ही पालती मारकर बैठ गया था। मगर मैं इनके अत्याचार का बदला ज़रूर लूँगा और वह समय बहुत करीब है जब उन सब लोगों की गर्दनें मेरे हाथ में होगी। तो क्या तुम पागल नहीं हो? तुम सच में पागल नहीं हो? तुम सच में पागल नहीं हो? सोनम यादव को हैरानी हुई। उसकी बात करने की शैली से वो कहीं से भी पागल नहीं लगता था। अगर तुम पागल नहीं हो तो फिर यहाँ क्यों कैद हो? तुम भी तो पागल नहीं हो, तुम भी तो यहाँ कैद हो। उसने उसकी बात का जवाब देकर उसे चुप करा दिया। तुम्हारे साथ ये किसने किया था? वो फिर से पूछ बैठी थी। मेरे अपनों ने। तुम्हारे अपनों ने, इसका क्या मतलब है? कोई अपना किसी के साथ इतना बड़ा अत्याचार कैसे कर सकता है? बताऊंगा फिर किसी दिन। अभी तो तुम अपनी चिंता करो। थोड़ी देर में वो लोग फिर आएंगे और मुझे बांध देंगे। तुम्हें यहाँ लाने से पहले वो मुझे खोल कर गए थे, इसलिए कि मैं अपने पागलपन में आकर तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन तुम्हें उस सब के बारे में कैसे पता? और पिछले 1 महीने से मैं यहाँ काम कर रही हूँ। मैंने तुम्हें कहीं नहीं देखा। सोनम यादव हैरानी से बोली। देखोगे भी कैसे? ये लोग मुझे हमेशा बांध कर रखते हैं, क्योंकि मेरा बाहर निकाला इनके लिए खतरे से खाली नहीं होता। मेरे हाथ खुल जाए तो मैं सबको पकड़ पकड़ कर मारता हूँ। ये कहते हुए वह हंसने लगा। मासूम लोगों को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? वे मासूम नहीं है। वह जोर से चिल्लाया, जिससे सोनम यादव डरकर दीवार से जा लगी। ये सब मिले हुए हैं, ये सब रिश्वतखोर हैं। इन सब ने मिलकर मुझे इस हालत में पहुंचाया है। तुम देखना मैं इन सब से अपना बदला कैसे लेता हूँ। तुम बदला कैसे लोगे? तुम तो खुद यहाँ कैद हो। अगर तुम्हें मेरी किसी मदद की ज़रूरत हो तो बताना। मैं जहाँ तक हो सकेगा तुम्हारी मदद करूँगी। उसकी बात पर वो फिर से हंस पड़ा। तुम खुद मेरे भरोसे पर तुम मेरी क्या मदद करोगी? सोनम यादव की आंखों में आंसू भर आए। वह खुद को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। शाम बीतकर रात हो गई थी। सभी लोग अपने घर जा चुके थे। दिनेश चौहान और मान्य गुप्ता ड्यूटी पर मौजूद थे। हमेशा की तरह अपने अपने केबिन में आराम कर रहे थे। दिनेश शुक्ला खाना देकर गया था और खाना देने के बहाने वो मोहित शर्मा के कान में धीरे धीरे कुछ कहने लगा था। सोनम यादव उनकी बातों से डर गई थी। उसे मोहित शर्मा भी कोई धोखेबाज ही लग रहा था। वह तुम्हें क्या कहकर गया था? दिनेश शुक्ला के जाने के बाद सोनम यादव ने पूछा। थोड़ी देर के बाद हम यहाँ से निकलने वाले हैं, तैयार रहना। लेकिन कहाँ? इस कैद से बाहर। क्या दिनेश शुक्ला तुम्हारा आदमी है? सोनम यादव को आश्चर्य हुआ। उसे तो दिनेश शुक्ला बहुत भला इंसान लगता था। हाँ, इस अस्पताल में बस वही एक ईमानदार इंसान है, बाकी सब बिके हुए हैं। लगभग की 30 मिनट के बाद वो वहां से निकले। अचानक अस्पताल की बिजली चली गई। दिनेश चौहान और मान्य गुप्ता दोनों बाहर आ गए। दिनेश शुक्ला, ये बिजली क्यों चली गई? जी डॉक्टर साहब, मैं भी हैरान हूँ, पता नहीं क्या हुआ है। मैं तो यहीं बैठा था। अगर आप कहें तो जाकर देखूं? हाँ हाँ जाओ, मेरा चेहरा क्या देख रहे हो? दिनेश चौहान गुस्से से बोला। दिनेश शुक्ला मुख्य स्विच की ओर भागा। मोहित शर्मा ने सोनम यादव का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था और वह उसे लेकर दौड़ता हुआ अस्पताल के मुख्य द्वार तक पहुंच गया। मुख्य द्वार दिनेश शुक्ला पहले ही खोलकर जा चुका था। जैसे ही वे दोनों बाहर निकले, सामने एक गाड़ी खड़ी थी। मोहित शर्मा और सोनम यादव गाड़ी में बैठे और गाड़ी तेज रफ्तार से वहां से निकल गई। जब दिनेश शुक्ला को भरोसा हो गया कि मोहित शर्मा गाड़ी में बैठकर जा चुका है, तब उसने मुख्य स्विच चालू कर दिया। वह भागता हुआ अंदर आया। क्या हुआ? दिनेश चौहान अभी भी वहीं खड़ा था। डॉक्टर साहब, तारों के साथ शायद कोई गड़बड़ी हो गई थी। मैंने डंडे से हिलाया तो बिजली वापस आ गई। लगता है किसी तार में समस्या है। सुबह बिजली वाले को बुलाकर ठीक करवा दूंगा। ठीक है, जाओ और अपनी ड्यूटी पर ध्यान दो। जी साहब। वो वहां से चला गया। पूरा काम इतनी सफाई से किया गया था, किसी को कोई शक तक न हुआ। सुबह अस्पताल में हर तरफ हड़कंप मच गया था, क्योंकि सोनम यादव और मोहित शर्मा दोनों अपने कमरे से गायब थे। जब कृति नागर को ये खबर मिली तो वो गुस्से से पागल हो गया। ये कैसे हुआ? तुम लोगों की आंखों के सामने से 2 लोग गायब हो गए हैं और तुम्हें पता तक नहीं चला? मुझे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग दिखाओ। कृति नागर गुस्से से बुखला रहा था। कैमरों में मोहित शर्मा और सोनम यादव दोनों अस्पताल का मुख्य द्वार पार करते दिखाई दे रहे थे।
इसके अलावा कुछ भी पता नहीं चल पाया था। जब ये दोनों बाहर निकल रहे थे, तब तुम कहाँ थे? उसने दिनेश शुक्ला पर चिल्लाते हुए पूछा। डॉक्टर साहब, बिजली चली गई थी तो मैं मुख्य स्विच देखने गया था। ये बिजली किसी ने जानबूझकर बंद की है। मुख्य स्विच के पास भी कोई कैमरा होगा, वहां की रिकॉर्डिंग दिखाओ। लेकिन सर, मुख्य द्वार के अलावा अस्पताल में कहीं भी कैमरे नहीं लगे हैं, और जो लगे थे वह भी खराब है। यह आदेश तो आपका ही था, दिनेश शुक्ला डरते हुए बोला। कीर्ति नागर ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा और अपने कार्यालय में चला गया। उस समय कार्यालय में कीर्ति नागर, दिनेश चौहान, त्रेसा पाठक मौजूद थे। ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। त्रेसा पाठक, आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? अगर उसने आपको देख लिया था तो, और आपको शक था कि उसके हाथ आपके खिलाफ सबूत लग चुके हैं, तो आपको तुरंत मुझे बताना चाहिए था। सर, मैंने आपको फोन किया था, लेकिन आपका फोन बंद था। मैंने उसे मोहित शर्मा के कमरे में बंद कर दिया था, ताकि वो उसे मार डाले और हम उसे एक हादसा साबित कर दें। मेरी योजना बिल्कुल सही थी। वो बच कैसे गई, मैं आज तक समझ नहीं पाई। और मोहित शर्मा उसके साथ भाग कैसे गया? वह तो किसी को अपने पास भी नहीं आने देता। तुम भूल रही हो, त्रेसा पाठक वह पागल नहीं है। हमने उसे पागल बना रखा है। सर, अब क्या होगा? अब वही होगा जो होना चाहिए। हम सबको जेल होगी, और क्या होगा। सारे डॉक्टरों में अफरा तफरी मची हुई थी। सबको अपनी अपनी जान की चिंता सताने लगी थी। अब तक उन्होंने यहाँ जो लूट और धोखाधड़ी मचा रखी थी, उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। अभी वह सभी वहीं मौजूद थे। आगे क्या करना है, इस बारे में फैसला करने ही वाले थे कि अचानक पुलिस की छापामारी हो गई और वहाँ के पूरे स्टाफ को पुलिस पकड़ कर ले गई। ये सब कब और कैसे हुआ, किसी को समझ ही ना आया था। वहाँ के सभी मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेज दिया गया था, और कुछ दिनों के लिए रविदास मानसिक अस्पताल को पुलिस ने सील कर दिया था। जब मोहित शर्मा और सोनम यादव अस्पताल से निकले थे, तो मोहित का खास आदमी गाड़ी लेकर पहले से वहां मौजूद था। वे दोनों को एक नई जगह पर ले आया गया था। उस जगह का इंतजाम मोहित के ड्राइवर रवि यादव ने खुद किया था। बॉस, आपकी शान के मुताबिक तो नहीं, लेकिन मैं बस इतना कर पाया हूँ, रवि यादव ने संकोच से कहा था। तुमने मेरे लिए जो किया है, उसका एहसान मैं पूरी जिंदगी नहीं चुका सकता। रवि, ये जगह बहुत अच्छी है, मोहित शर्मा ने मुस्कुराकर कहा था। अरे कैसी बातें कर रहे हैं बॉस, आपके खातिर तो मेरी जान भी हाजिर है। अब आगे क्या आदेश है? रवि यादव ने आदर से पूछा था। अभी कोई आदेश नहीं है, पहले मैं खाना खाऊंगा और थोड़ा आराम करूंगा, उसके बाद देखेंगे। अब आप बताइए डॉक्टर सोनम जी, आप कहाँ जाना चाहती है? मेरा ड्राइवर आपको वहां छोड़ देगा। मोहित शर्मा ने सोनम यादव की ओर देखते हुए कहा था। पहले मुझे एक फोन करना है, सोनम ने कहा था। हाँ हाँ, जरूर कर लीजिए, मोहित ने इशारा किया था। रवि यादव ने तुरंत अपना मोबाइल सोनम यादव को दे दिया था। सोनम ने आशीष चौहान को फोन किया था और उन्हें पूरी स्थिति के बारे में बता दिया था। सर, मेरे पास अब और कुछ भी नहीं बचा है। त्रेसा पाठक ने मुझसे सारी चीजें छीन ली थी। मेरे पास सिर्फ एक पेन ड्राइव है, उसमें बहुत जरूरी जानकारी मौजूद है। वो मेरे कोट की जेब में थी, इसलिए त्रेसा पाठक को उसके बारे में पता नहीं चल पाया। लेकिन मैं वह आपको पहुंचाऊं कैसे? सोनम यादव अपने बॉस से फोन पर बात कर रही थी। ठीक है सर, मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। उसने फोन काट दिया था। मुझे अपने बॉस तक ये पेन ड्राइव पहुंचानी है। इसके लिए मुझे एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। क्या ये सब मिल सकता है? वह रवि यादव से बोली थी। जी, मेरे पास कुछ सामान है, मैं अभी लेकर आता हूँ, शायद आपके काम आ जाए। रवि ने कहा था। थोड़ी ही देर के बाद पूरा इंतजाम सोनम यादव की इच्छा के अनुसार कर दिया गया था। लगभग आधे घंटे के बाद वे सारी जानकारी भेज चुकी थी। आशीष चौहान शहर के बड़े उद्योगपति और समाज सेवा में गिने जाते थे। उन्होंने अपने पिता के नाम पर रविदास मानसिक अस्पताल बनवाया था, और देश के कई बड़े शहरों में उनके अस्पताल की शाखाएं थीं। मूल रूप से वह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से संबंध रखते थे, और वहीं उनका पैतृक घर भी था। काम के कारण वे अधिकतर समय विदेशों में रहते थे। उनके अस्पतालों की देखरेख उनके कर्मचारी करते थे। लखनऊ वाला रविदास अस्पताल कीर्ति नागर के निगरानी में था, और कीर्ति नागर पिछले कई वर्षों से गलत कामों में शामिल हो गया था। यहाँ तक कि उसने अपने पूरे स्टाफ को भी अपने साथ मिला लिया था। वह पैसे लेकर किसी को भी मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर देता और फिर मानसिक चिकित्सालय में भर्ती करवा देता। इसके अलावा मरीजों और उनकी दवाइयों के लिए आने वाले फंड का बड़ा हिस्सा भी वह खुद हड़प लेता था।
काफी समय पहले आशीष चौहान ने सोनम यादव को उस अस्पताल में भेजा था। सोनम उनके पुराने मित्र की बेटी थी और आशीष चौहान उसे बहुत अच्छे से जानते थे। इसी वजह से उन्होंने उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी और केवल 1 महीने के भीतर सोनम यादव ने अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई थी। अपनी जान जोखिम में डालकर उसने सारी जानकारी आशीष चौहान तक पहुंचा दी थी। अब पूरी बाजी आशीष चौहान के हाथ में थी। थोड़ी देर के बाद जब सोनम अपना काम पूरा कर चुकी थी तो मोहित शर्मा की तबीयत बिगड़ने लगी थी। रवि यादव खाना लेने बाहर गया हुआ था। क्या हुआ, तुम ठीक हो? सोनम ने घबराकर पूछा था। हाँ मैं ठीक हूँ, बस अचानक सिर में बहुत तेज दर्द उठने लगा है। वे लोग मुझे गलत दवाइयाँ देते रहे, इसी वजह से ये दर्द अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। मोहित शर्मा दर्द से तड़पते हुए जमीन पर लौटने लगा था। सोनम यादव डॉक्टर होने के बावजूद उस समय उसके दर्द को पूरी तरह कम नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू आ गए थे। वो मोहित शर्मा को इतनी तकलीफ में देखकर खुद भी बहुत परेशान हो गई थी। मोहित, तुम्हें पूरा इलाज करवाने की जरूरत है। तुम्हें किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। इस तरह लापरवाही करने से तुम्हें कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। लगभग 1 घंटे के बाद उसकी हालत कुछ बेहतर हुई थी। हाँ, लेकिन अभी मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि अपना इलाज करवा सकूँ। अगर मैं इलाज में लग गया तो मेरे दुश्मन मुझे खत्म कर देंगे। इलाज करवाने से पहले मुझे अपने दुश्मनों का सामना करना होगा। तभी खाना आ गया था। खाना खाने से पहले ही सोनम यादव ने कुछ दवाइयाँ लिख दी थी। उसने रवि यादव से वे दवाइयाँ और कुछ जरूरी सामान लाने के लिए कहा था। लगभग 1 घंटे के बाद रवि यादव सारा जरूरी सामान लेकर वापस आ गया था। सोनम यादव ने मोहित शर्मा को दवाइयाँ दी थी और दवा खाने के बाद उसे कुछ राहत महसूस हुई थी। थोड़ी देर के बाद वो गहरी नींद में सो गया था। सोनम यादव खुद भी बहुत थकी हुई थी। वह सोफे पर कब लेटी और कब उसकी आंख लग गई, उसे खुद भी पता नहीं चला था। सुबह लगभग 10 बजे सोनम यादव की आंख खुली थी। वह हैरानी से इधर-उधर का माहौल देख रही थी। जब दिमाग ने काम करना शुरू किया, तब जाकर उसे सब कुछ याद आने लगा था। आशीष चौहान ने उसके लिए गाड़ी भिजवानी थी, मगर गाड़ी अभी तक नहीं आई थी। उसने इधर-उधर हाथ बढ़ाया तो रवि यादव का मोबाइल, जो रात से उसके पास ही था, उसके हाथ लग गया। ड्राइवर की लगभग 10 मिस कॉल थी। आशीष चौहान की भी उतनी ही कॉल थी, मगर सोनम यादव ने फोन ही नहीं उठाया था, तो बात कैसे हो पाती। थोड़ी देर के बाद रवि यादव घबराया हुआ आया था। मैडम, एक बुरी खबर है। प्रशांत शुक्ला को आपकी यहाँ मौजूदगी का पता चल गया है। रविदास मानसिक अस्पताल के सारे डॉक्टरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अस्पताल को सील कर दिया गया है। और प्रशांत शुक्ला आपको कुत्ते की तरह ढूंढ रहा है। आपको यहाँ से निकलना होगा। मुझे राजा त्रिपाठी ने बताया है, उन्हें इस इलाके की भनक पड़ गई है। मोहित शर्मा भी घबरा गया था। इतनी जल्दी वो कहाँ और कैसे जाता? मोहित जी, अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरे साथ प्रयागराज चलिए। मैं न सिर्फ आपका पूरा इलाज करूंगी, बल्कि आपको जितने समय तक जरूरत होगी उतने समय तक सुरक्षित जगह भी दूंगी। आपका इलाज बहुत जरूरी है। जब आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे तभी अपने दुश्मनों का सामना कर पाएंगे। कृपया मेरी बात मान लीजिए। मेरा ड्राइवर बाहर खड़ा है। आशीष चौहान ने उसे भेजा है। कृपया मेरे साथ चलिए। बॉस, मैडम ठीक कह रही हैं। इस समय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास यही एक ठिकाना था और वहां भी लोग पहुंचने वाले हैं। उन जालिम लोगों का सामना करने के लिए हमें पूरी तैयारी के साथ वापस आना होगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। सोनम यादव के साथ वो प्रयागराज आ गया था। उसके बाद सोनम यादव की आशीष चौहान से कोई बात ना हुई थी। वह अभी तक अस्पताल के कामों में ही व्यस्त थे और सोनम यादव ने मोहित शर्मा को अस्पताल में भर्ती कर लिया था। पूरी सुरक्षा के बीच उसका इलाज जारी था। 3 दिन तक सोनम यादव ने उसे पूरी निगरानी में रखा था। उसके बाद उसे एक कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। 1 सप्ताह बाद वह उसे वहां से घर ले आई थी। आशीष चौहान से कहकर उसने मोहित शर्मा को एक गुप्त फ्लैट में रखा हुआ था, जहां वह सुबह शाम उसके पूरे स्वास्थ्य परीक्षा के लिए जाती थी। उस पूरे समय में मोहित शर्मा एक बार फिर खुद को कैद में महसूस कर रहा था, मगर सोनम यादव के कहने पर वह रुक गया था। अब मैं पहले से काफी बेहतर हूँ, इसलिए आप मुझे यहाँ से जाने दें। जब वो शाम को उसके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आई तो उससे बोला था, जी भगवान की कृपा से आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आपने अभी तक मुझे नहीं बताया कि वे लोग कौन हैं जिनसे आप बदला लेने वाले हैं। उन्हीं लोगों ने आपको इस हालत में पहुंचाया है। मोहित शर्मा उसे क्या बताता। वह शर्म से नजरें झुका गया था। क्या हुआ? क्या आप मुझे बताना नहीं चाहते?
ऐसी बात नहीं है, मगर मुझे शर्म आ रही है कि ये सब कैसे बताऊं। मेरी अपनी ही बहन मेरी जान की दुश्मन है। बहन? बहन का नाम सुनकर वह हैरानी से उसे देखने लगी थी। क्या वह आपकी सगी बहन है? हाँ, वो मेरी सगी बहन है। साक्षी शर्मा मुझसे 10 साल छोटी है। मेरे लिए तो वो बिल्कुल एक छोटी गुड़िया की तरह थी। मुझे आज भी याद है, जिस दिन वह पैदा हुई थी उस दिन मैं इतना खुश था कि मुझे लगता था जैसे पूरी दुनिया का सबसे अमीर इंसान मैं ही हूँ। जिसके पास इतनी प्यारी गुड़िया है, उसके नखरे उठाते मुझे कभी थकान नहीं होती थी। वह केवल 5 साल की थी जब मेरी मम्मी अचानक हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। मम्मी के जाने के बाद पिताजी कारोबार के कामों में व्यस्त रहने लगे थे। तब मैं ही उसके लिए माँ जैसा बन गया था। मैंने अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा समय साक्षी को दिया। वह स्कूल गई, फिर कॉलेज गई, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और मैं पिताजी के साथ ऑफिस का काम संभालने लगा। मगर साक्षी के साथ समय बिताना मेरे लिए आज भी उतना ही ज़रूरी था, जितना पहले दिन से था। 5 साल पहले मेरे पिताजी भी हमें छोड़कर चले गए। मैंने उसे कभी माँ-बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं उसे दुनिया की हर परेशानी से बचाकर रखना चाहता था। मगर पता नहीं वो कब इतनी बड़ी हो गई कि उसे मेरा प्यार, मेरी चिंता, मेरी रोक-टोक दिखावा लगने लगी। उसे अपने भाई के प्यार से ज़्यादा दुनिया की चमक-दमक ज़रूरी लगने लगी। और फिर प्रशांत शुक्ला उसकी ज़िंदगी में आया। प्रशांत शुक्ला बहुत लालची और धोखेबाज इंसान है। वह उससे शादी करना चाहती थी, मैंने उसे मना कर दिया। बस उसी बात का उसने मुझसे बदला लिया। प्रशांत शुक्ला ने उसे अपनी बातों में इतना फंसा लिया कि वह उस पर आँख बंद करके भरोसा करने लगी। उसने प्रशांत शुक्ला के साथ मिलकर मेरा एक्सीडेंट करवाया और फिर कीर्ति नागर को पैसे देकर मुझे मानसिक रूप से अस्थिर घोषित करवा दिया। शायद उस समय उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरी हत्या करवा देती, वरना मुझे जिंदा रखकर उसने खुद को खतरे में क्यों डाला होता। पिछले 1 साल से मैं उस मानसिक अस्पताल में कैद था। प्रशांत शुक्ला ने मेरे सारे वफादार कर्मचारियों को मरवा दिया। केवल रवि यादव गांव गया हुआ था, इसलिए उसकी जान बच गई थी। ये सिर्फ इसी वजह से बच गया। 1 महीना पहले ही इसने न जाने कैसे मुझे ढूंढ निकाला और मुझसे संपर्क किया, फिर मेरे पास पहुंचा, वरना पिछले 1 साल से मैं उस कमरे में कैद था। ना मेरा बाहर की दुनिया से कोई संपर्क था और ना ही मुझसे कभी कोई मिलने आया। रवि यादव ने दिनेश शुक्ला को अपने साथ मिला लिया था और उसकी मदद से मुझे वहां से निकलने में सफलता मिली। मैं पागल नहीं था, उन लोगों ने मुझे पागल बना दिया था। वह 1 साल मैंने उस कैद में कैसे बिताया, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। सोनम यादव हैरानी से उसकी बातें सुन रही थी। मोहित शर्मा सिर झुकाए बैठा था, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। सोनम यादव न जाने क्यों उसकी तकलीफ देखकर खुद भी बेचैन हो रही थी। वह हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी, काश उसके भी अपने सगे रिश्तेदार होते। उसके सामने बैठा ये वक्त अपने खून के रिश्तों के बीच पला बड़ा था। मगर जब रिश्ते ही इतने कठोर और निर्दय हो जाएं, तो इंसान अकेला रहना ही बेहतर समझता है। सोनम यादव ने अन्यास ही भगवान का धन्यवाद किया था। वह खुद को हमेशा अकेला महसूस करती थी, क्योंकि वह बहुत छोटी थी जब उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसके बाद आशीष चौहान ने उसकी देखभाल की थी, क्योंकि उसके पिताजी ने अंतिम समय में अपनी बेटी की जिम्मेदारी आशीष चौहान को सौंप दी थी और उन्होंने उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाया भी था। मगर क्योंकि सोनम यादव हमेशा छात्रावास में रहकर पढ़ती रही थी, इसलिए उसे घर और परिवार का माहौल बहुत याद आता था। वह अक्सर सोचती थी, काश उसके भी कोई भाई बहन होते और वह भी उनके साथ हंसी मजाक और शरारतें करती। मगर आज मोहित शर्मा की कहानी सुनकर उसका खून के रिश्तों पर से भी विश्वास उठ गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा मोहित, मैं आपके दुख को कैसे समझूं और आपके दर्द को कम करने के लिए क्या कहूं। मगर आप बहुत बहादुर हैं। आपने जिस तरह मजबूती से इन कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। मोहित शर्मा ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोला, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे चिंता साक्षी शर्मा की है। प्रशांत शुक्ला बहुत लालची इंसान है, उसे साक्षी नहीं उसकी संपत्ति और दौलत से मतलब है। मुझे डर है कि जिस दिन उसका स्वार्थ पूरा हो जाएगा, उस दिन वह साक्षी को भी किसी मुसीबत में डाल देगा। साक्षी को अभी ये बात समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वह दिल की बुरी नहीं है, बस गलत इंसान के प्रभाव में आ गई है। मैं आज भी यही चाहता हूँ कि उसे सच्चाई का पता चल जाए और वह समय रहते संभल जाए। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सोनम यादव उसकी बात सुनकर कुछ पल तक चुप रही। उसे पहली बार एहसास हुआ था, मोहित शर्मा अपने लिए नहीं
बल्कि आज भी अपनी बहन की चिंता में घुला रहता था। जिस बहन ने उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया था, उसके लिए भी उसके दिल में नफरत नहीं, बल्कि चिंता और अपनापन था। यही बात मोहित शर्मा को दूसरों से अलग बनाती थी। सोनम यादव ने उसकी ओर देखते हुए धीरे से कहा, आप चिंता मत कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए। कभी कभी सच सामने आने में समय लगता है, लेकिन वो हमेशा सामने आता है। मुझे विश्वास है एक दिन साक्षी शर्मा को भी अपनी गलती का एहसास होगा और उसे पता चलेगा कि उसका सबसे बड़ा शुभचिंतक कौन था। मोहित शर्मा ने उसकी बात सुनकर हल्की मुस्कान दी, मगर उसकी आंखों में अपनी बहन के लिए चिंता अब भी साफ दिखाई दे रही थी। उसे सिवाय साक्षी शर्मा की दौलत से और कोई लालच नहीं। मगर साक्षी इस बात पर विश्वास ही नहीं करती। जैसे प्रशांत शुक्ला ने मुझे अपने जीवन से अलग कर दिया, एक दिन वह साक्षी को भी ऐसे ही अलग कर देगा। और मुझे साक्षी को हर हाल में बचाना है। क्या आप अब भी अपनी बहन के बारे में सोच रहे हैं? सोनम यादव को हैरानी हुई थी। वो मेरी बहन नहीं सोनम, और मैं अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर वह तलवार से भी मुझ पर वार करे तो मैं शिकायत नहीं करूंगा, मगर मैं उसे किसी के हाथों इस्तेमाल होते नहीं देख सकता। मुझे हर हाल में साक्षी को बचाना है। सोनम को साक्षी पर हैरानी हुई थी। जिसके पास इतना प्यार करने वाला भाई था, फिर भी वह उसकी कदर नहीं कर पा रही थी। साथ ही उसे अफसोस भी हुआ था। ठीक है मोहित, आपको इस मामले में जैसी भी मदद चाहिए, मैं आपके साथ हूँ। सोनम यादव ने मोहित शर्मा के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे भरोसा दिलवाया था। मोहित हल्का सा मुस्कुराया था, मगर उसकी मुस्कुराहट में भी सोनम दर्द महसूस कर सकती थी। वह अपनों का दिया हुआ घाव लेकर जी रहा था। गैरों से अपनापन मिलने पर उसका हैरान होना स्वाभाविक था। उन कुछ दिनों में सोनम ने मोहित का जितना ध्यान रखा था, मोहित चाहकर भी सोनम के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। वह उसके लिए सिर्फ एक मददगार थी, मगर न जाने क्यों उसका दिल बार बार सोनम की ओर खींचता था। सोनम ने आशीष चौहान से मोहित की मुलाकात करवाई थी। वह हैरानी से मोहित को देख रहे थे। मोहित, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है? जी सर, आपने मुझे पहले देखा ही नहीं, बल्कि अच्छी मुलाकात भी हो चुकी है। अलनवाज इंटरप्राइजेस, कुछ याद आया? आप अलनवाज इंटरप्राइजेस के मालिक मोहित जी हैं? जी जी, मैं वही मोहित हूँ। मगर आपका तो बहुत बड़ा सफल कारोबार है, फिर आपको इस हालत में किसने पहुंचाया? उस पर मोहित हल्का सा कड़वा हंस पड़ा। कुछ मेरे बहुत करीबी लोगों ने। अच्छा ठीक है, सोनम ने आपके बारे में मुझे सब कुछ बताया है। मैं आपको अपने खास आदमी से मिलवाता हूँ। आपको उसे जितनी भी मदद चाहिए वह करेगा। आपको जितनी भी पुलिस सहायता चाहिए, हर तरह से वह आपकी मदद करेगा। ठीक है जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं, धन्यवाद कैसा? आप सोनम के दोस्त हैं और सोनम मेरी बेटी है, तो ये मेरा फर्ज बनता है। आशीष चौहान ने स्नेह से बोले थे। उसी समय सोनम और मोहित की नजरें टकराई थी। सोनम तुरंत नजरें झुका गई थी। मोहित को ये पल बहुत प्यारा लगा था। आशीष चौहान उठकर चले गए थे। उन्होंने हर्षित दुबे को मोहित से मिलवा दिया था, और हर्षित सच में बहुत काम का आदमी था। मोहित ने उसे अपना पूरा मामला विस्तार से बताया था। हर्षित ने कुछ ही मिनटों में योजना तैयार कर ली थी। मैं अपने दो खास लोगों को प्रशांत शुक्ला के पीछे लगा देता हूँ। उसकी हर गतिविधि की जानकारी मैं आपको भेजता रहूंगा। इसके अलावा मैं आपके लिए एक खास टीम भी तैयार करवाता हूँ, जो जरूरत पड़ने पर प्रशांत शुक्ला को पकड़ सके। वह अपनी योजना समझाने लगा था। ठीक है, आप कल शाम मुझे यहीं आकर रिपोर्ट दीजिएगा। ठीक है सर, नमस्ते। ये कहकर हर्षित चला गया। सोनम मोहित के लिए कुछ खाने को बना रही थी। सारे काम निपटाने के बाद मोहित रसोई में आया था। उसे हैरानी हुई थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं सोनम? आप अभी तक घर नहीं गई? वो मैं आपके लिए खाना बना रही थी। मैंने सोचा आपने काफी समय से घर का खाना नहीं खाया होगा, इसलिए मैं आपके लिए खाना बनाने लगी। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। मुझे बहुत समय हो गया है घर का खाना खाए हुए। आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हैं, मैं आपका ये उपकार कैसे चुकाऊंगा? वह उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। अरे, इसमें उपकार वाली कौन सी बात है? आप मेरे मरीज हैं, और मरीज का ध्यान रखना डॉक्टर का कर्तव्य होता है। ये आपकी महान सोच है, वरना आजकल के डॉक्टर कहाँ ऐसा सोचते हैं। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ बुरे लोग हर क्षेत्र में होते हैं, मगर हम डॉक्टर दिल से बहुत अच्छे होते हैं और अपने कर्तव्य को अपना धर्म और ईमानदारी मानते हैं। वह काम में लगी हुई थी और हाथ चलाते हुए बोल रही थी। अच्छा, ये तो बताइए आपने बनाया क्या है? ओह हाँ, मुझे ये नहीं पता था कि आपको क्या पसंद है, इसलिए मैंने वही बनाया जो मुझे पसंद है। मोहित ने आगे बढ़कर ढक्कन उठाया था।
और पुलाव की खुशबू उसके नथनों से टकराई थी। उसकी भूख और बढ़ गई थी। अरे वाह! पुलाव, और इसमें क्या है? इसके साथ मटन कढ़ाई और मिठाई में खीर मंगवाई है। वाह! फ्रिज में रखी है। इतना समय नहीं था, इसलिए मैं जल्दी-जल्दी में सिर्फ ये 2 चीज़ें बना सकी। मिठाई मैंने बाहर से मंगवा लिया। अब आप बैठकर आराम कीजिए, थोड़ी देर थक गई होंगी। मैं खाने के बर्तन मेज पर लगा देता हूँ। अरे नहीं, नहीं, आप क्यों करेंगे? मैं कर लूँगी और मुझे आराम की ज़रूरत नहीं। मुझे काम करने की आदत है। वह तुरंत मना कर गई। आपने इतनी गर्मी में मेरे लिए खाना बनाया। कृपया आप जाकर बैठिए, मैं बर्तन लगा देता हूँ। वह फिर बोला था, मैं घर का सारा काम अपने हाथों से ही करती हूँ, मुझे काम करना अच्छा लगता है। आप बैठिए। उसने उसे जबरदस्ती कुर्सी पर बिठा दिया और खाना मेज पर सजा दिया। अरे वाह सोनम यादव, आपके हाथों में तो कमाल का स्वाद है। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। सच-सच बताइए, आपने नहीं बनाया ना? कहीं ये भी बाहर से तो नहीं मंगवाया? वह जानबूझकर उसे चिढ़ाते हुए बोला था, जबकि सोनम यादव ने उसे घूरकर देखा था। ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलाव मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है और पुलाव मेरा पसंदीदा खाना है। आशीष चौहान अंकल को तो मेरा पुलाव बहुत पसंद है। वह हमेशा मुझसे पुलाव बनवाने की जिद करते हैं। वह मुंह बनाकर बोला था, ये तो आपने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है सोनम जी। मुझे इतना स्वादिष्ट खाना खिलाकर आपने अच्छा नहीं किया। वह पेट भर खाना खाने के बाद बोला था और सोनम यादव को हैरानी हुई थी। वह ऐसा क्यों बोल रहा था? इसमें अन्याय वाली कौन सी बात है? अरे अब मेरा रोज मन करेगा मैं इतना स्वादिष्ट खाना खा सकूं, लेकिन आप मुझे रोज-रोज तो खाना बनाकर नहीं खिलाएँगी, उसने दुःख जताते हुए कहा था। उस पर सोनम यादव हँस पड़ी थी। ऐसी कोई बात नहीं है, आपका जब भी खाने का मन करे, आप मेरे घर आ सकते हैं, आपका हमेशा स्वागत है। मोहित शर्मा मुस्कुरा दिया था। अगले कुछ दिन मोहित शर्मा बहुत व्यस्त रहा था। हर्षित दुबे उसे हर पल प्रशांत शुक्ला की खबरें दे रहा था। हर्षित दुबे को एक बहुत अजीब बात पता चली थी और वह मोहित शर्मा से मिलने आया था। सर, मुझे आपको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। जी बताइए। मुझे ये खबर मिली है कि आपकी बहन साक्षी शर्मा पुलिस स्टेशन में आपके बारे में पता करने आई थी और बहुत रो भी रही थी। साक्षी शर्मा के रोने की बात सुनकर मोहित शर्मा चौंक गया था। क्यों? क्या हुआ साक्षी को? वह क्यों रो रही थी? पता नहीं सर, लेकिन वह आपके लिए बहुत परेशान थी और आपको ढूंढ भी रही थी। हर्षित, आप साक्षी का ध्यान रखिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप चिंता मत करिए सर, मैंने अपने लोगों को मैडम के पीछे लगा दिया है, उन्हें कुछ नहीं होगा। कल हम प्रशांत शुक्ला का पीछा करेंगे, जहाँ वो मिल गया हम उसे पकड़ लेंगे और उसे सीधे यहाँ ले आएंगे। आप तैयार रहिएगा। नहीं, यहाँ नहीं, आप उसे किसी दूसरी गुप्त जगह पर लेकर आइए। यहाँ ठीक नहीं रहेगा, आसपास के लोग परेशान होंगे। ठीक है सर, मैं कहीं और व्यवस्था करता हूँ। मोहित शर्मा उस दिन बहुत समय बाद अपने असली रूप में वापस आया था। रवि यादव ने अपने गांव के 3 रिश्तेदारों से उसकी मुलाकात करवाई थी, जिन्हें मोहित शर्मा ने सुरक्षा कर्मियों के रूप में रखा था। आशीष चौहान की भेजी हुई गाड़ी में बैठकर मोहित शर्मा जयपुर के लिए निकला था और वह अभी जयपुर पहुंचा ही था, तभी उसे हर्षित दुबे का फोन आया था। बॉस, एक बुरी खबर है, उसमें से किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन साक्षी शर्मा का किसी ने अपहरण कर लिया है। हम उसी गाड़ी के पीछे जा रहे हैं, आप हमारा पीछा कीजिए, मैं आपको स्थान भेजता हूँ। और मोहित शर्मा के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। वह जानता था कि एक दिन ऐसा जरूर होगा, लेकिन वह साक्षी शर्मा को किसी भी खतरे में नहीं पड़ने देना चाहता था। हर्षित, तुम हर हाल में उस गाड़ी का पीछा करो, मैं पीछे ही हूँ। मोहित शर्मा ने खुद ड्राइविंग सीट संभाली थी। पूरी रफ्तार से गाड़ी दौड़ाता हुआ हर्षित दुबे की भेजी हुई लोकेशन पर पहुंचा था। सर, गाड़ी कहीं गायब हो गई है, हमें नहीं मिल रही, हमें यहाँ से आगे पैदल जाना होगा। यहाँ बड़ी गाड़ी का जाना संभव नहीं। अगर हमारी गाड़ियाँ नहीं जा सकती तो साक्षी को लेकर वो कैसे गया? सर, मुझे लगता है कि यहाँ किसी गैराज में उन्होंने गाड़ी छिपा दी है। हाँ, शायद ऐसा ही हो सकता है। इतना कहकर मोहित शर्मा ने आसपास का इलाका ध्यान से देखना शुरू किया। उसे महसूस हो रहा था कि साक्षी कहीं न कहीं यहीं आसपास है और उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, जबकि हर्षित दुबे और उसके साथी भी हर दिशा में तलाश शुरू कर चुके थे। मोहित शर्मा को ये जगह कुछ जानी पहचानी सी लगी थी। उधर से उस तरफ आओ तुम लोग, मोहित शर्मा ने सबको सावधान करते हुए कहा था और खुद आगे आगे दौड़ता हुआ जा रहा था। तंग गलियों में लगभग 10 मिनट पैदल चलने के बाद वह बहुत बड़ी इमारत दिखाई दी थी, जो अब खंडर बन चुकी थी। यही वो फार्म हाउस था जिसे प्रशांत शुक्ला ने बहुत उत्साह के साथ खरीदा था।
लेकिन बाद में उसकी सारी पूंजी उसी में डूब गई थी और वह लगभग कंगाल हो गया था। चारों तरफ से इस इमारत को घेर लिया गया था। मोहित शर्मा इमारत के अंदर पहुंचा था। सामने ही साक्षी शर्मा एक खंबे से रस्सियों के सहारे बंधी हुई थी और प्रशांत शुक्ला बंदूक उसकी गर्दन पर रखकर उस पर चिल्ला रहा था, तुम एक धोखेबाज और झूठे इंसान हो। तुमने मुझसे मेरे भाई को छीन लिया। तुमने मेरे भाई का दुर्घटना करवाई और उसे एक साधारण हादसा बताकर मेरे सामने पेश कर दिया। मेरे भाई को पागल ना होते हुए भी मानसिक चिकित्सा में भर्ती करवा दिया और मुझे कभी उससे मिलने नहीं दिया। मैंने तुम पर आंख बंद करके विश्वास किया और अब तुमने मुझे ही धोखा दिया। तुमने मेरे प्यार के साथ विश्वासघात किया प्रशांत। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वह लगातार रो रही थी। तभी प्रशांत शुक्ला की जोरदार हंसी वहां गूंज उठी थी। अरे मूर्ख लड़की, तुम्हें धोखा देना तो बहुत आसान था। मैंने तुम्हें कुछ ही दिनों में अपने विश्वास में ले लिया था। हमारे बीच सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारा भाई था और उसे मैंने रास्ते से हटा दिया। अब देखो, हम दोनों यहाँ एक साथ हैं। तुम्हारी तो यही इच्छा थी, हम दोनों एक हो जाएं, और देखो हो गए। वह उसके सामने हंस रहा था और साक्षी शर्मा को उसकी हंसी जहर जैसी लग रही थी। कभी वो इसी हंसी पर मोहित हो जाती थी। मेरा भाई शेर है और वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वह तुम्हारी कैद से निकल चुका है, इसलिए अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। मान लो कि तुम डर रहे हो। हाँ, मैं डर रहा हूँ। प्रशांत शुक्ला ने जोरदार थप्पड़ साक्षी शर्मा के चेहरे पर मार दिया था और मोहित शर्मा का धोरे जवाब दे गया था। वह तेजी से आगे बढ़ा और प्रशांत शुक्ला को दबोच लिया। प्रशांत शुक्ला के साथ जो कुछ गुंडे थे, उन्हें हर्षित दुबे के लोगों ने आते ही काबू कर लिया था। प्रशांत को उसकी भनक तक नहीं लगने दी थी। इस अचानक हुए घटनाक्रम से वह हैरान रह गया था। वह तो मोहित शर्मा से कई कदम आगे चल रहा था, लेकिन एक पल में मोहित शर्मा ने उसका पूरा खेल बिगाड़ दिया था। मोहित शर्मा उसे लगातार मुक्के मारने लगा था। तभी रवि यादव आगे बढ़ा और अपने मालिक को रोकते हुए बोला, बॉस, अब इसे मेरे हवाले कर दीजिए। इसका हिसाब मैं बराबर करूंगा। मेरे बहुत प्यारे दोस्त की इसने हत्या करवाई है। इसका बहुत बड़ा हिसाब बाकी है। हाँ रवि, तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो। जैसा उचित समझो इसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। ये सच भी था। रवि यादव के बहुत करीबी मित्र थे जिन्हें प्रशांत शुक्ला ने मरवा दिया था। रवि यादव तो जैसे अपना आपा खो बैठा था। उसने प्रशांत शुक्ला की जमकर पिटाई की थी और अब प्रशांत दर्द से करा रहा था। हर्षित दुबे ने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी थी। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई थी। प्रशांत शुक्ला को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई थी। मुझे माफ कर दीजिए भैया, आप सही कहते थे। प्रशांत बहुत लालची इंसान है। मुझे उसके लालच का पता ही नहीं चला। साक्षी शर्मा बुरी तरह रो रही थी। मोहित शर्मा भी बहुत शर्मिंदा था। वह उसे ये नहीं बता सकता था कि वह भी उसकी संपत्ति को लेकर गलत सोच रखने लगा था, जबकि साक्षी तो इन सब बातों से पूरी तरह अनजान थी। साक्षी, क्या तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि प्रशांत ये सब करवा रहा है? नहीं भैया, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। और तुम मुझसे अस्पताल में मिलने क्यों नहीं आती थी? मैं मिलने आती थी, लेकिन आप हमेशा सोए हुए होते थे। मेरी आपसे बात ही नहीं हो पाती थी। वे लोग मेरे आने से पहले आपको नींद का इंजेक्शन लगा देते थे। मैं जब भी आपसे मिलने आई हूँ, आप हमेशा गहरी नींद में होते थे। डॉक्टर कहते थे कि आपको मानसिक परेशानी के दौरे पड़ते हैं, इसलिए आपको ये दवा देना ज़रूरी है। आपके दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उन दिनों उसने मेरा बहुत ध्यान रखा था, आपके लिए बहुत भाग-दौड़ भी कर रहा था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है। मैं हर दिन भगवान से आपकी सलामती की प्रार्थना करती थी, मंदिर जाकर पूजा की सामग्री चढ़ाती थी, यही कामना करती थी, आप जल्दी ठीक होकर मेरे पास वापस आ जाएँ। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे विश्वास का फ़ायदा उठाकर वो मेरे साथ इतना बड़ा छल कर रहा है। वह आपका इतना ध्यान रख रहा था कि मुझे लगा वह सचमुच मेरा हितैषी है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि उसने ये सब किया होगा। साक्षी शर्मा बुरी तरह रो रही थी। मोहित शर्मा मन ही मन खुद को हजार बार धिक्कार चुका था, जिसने अपनी इतनी प्यारी बहन के बारे में इतनी गलत धारणाएं बना ली थी। मोहित शर्मा साक्षी शर्मा को लेकर घर आ गया था। वह आज बहुत समय के बाद उस घर में आया था। कुछ ही दिनों में मोहित शर्मा ने अपना पूरा कारोबार फिर से संभाल लिया था। प्रशांत शुक्ला ने उस एक साल में उसके कारोबार को बहुत नुकसान पहुंचाया था, लेकिन मोहित शर्मा को इस बात की खुशी थी कि उसकी बहन उसके पास थी। मोहित शर्मा ने विशेष रूप से सोनम यादव का धन्यवाद किया था, जिसने उसकी इतनी मदद की थी, वरना रवि यादव अकेला ये सब नहीं कर सकता था। उसके जितने भी सच्चे दोस्त समझे जाते थे, वे सब स्वार्थी और डरपोक निकले थे। कठिन समय में किसी ने पलटकर उसकी खबर तक नहीं ली थी।
और उस बुरे समय में सोनम यादव और रवि यादव के अलावा कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ था। रवि यादव तो उसका वफादार कर्मचारी था, लेकिन सोनम यादव को भला क्या स्वार्थ था? उसने उसकी इतनी मदद क्यों की थी? सोनम यादव का ख्याल आते ही उसके होंठ अपने आप मुस्कुराने लगे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई थी। अंदर आ जाइए। अनुमति मिलने पर साक्षी शर्मा अंदर आई थी। भैया, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अरे साक्षी बेटा, आओ। रुक क्यों गई? मोहित शर्मा ने बहुत ध्यान से साक्षी शर्मा को देखा था। वह पहले से कितनी बदल गई थी। उसमें पहले वाली साक्षी जरा भी झलक नहीं दिखाई दे रही थी। मोहित शर्मा ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। क्या हो गया है साक्षी तुम्हें? तुम ऐसी तो नहीं थी। तुम तो हर समय हंसती मुस्कुराती रहती थी। पहले वाली साक्षी बन जाओ। मुझे मेरी साक्षी पहले की तरह हंसती मुस्कुराती हुई चाहिए। वो प्यार से बोला था। साक्षी शर्मा, जो न जाने कब से खुद को संभाले हुए थी, अपना चेहरा हाथों में छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मोहित शर्मा ने उसे गले से लगा लिया था और उसे जी भरकर रोने दिया था। काफी देर के बाद जब वो खुद शांत हुई तो वो बोला था, रो लिया? जितना रोना है आज रो लो। आज के बाद मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देखना चाहता। ठीक है? वो बहन के माथे को प्यार से चूमते हुए बोला था। जी भैया। वह सिर हिलाकर बोली थी। तभी एक नौकरानी आई थी और उसने कुछ मेहमानों के आने की सूचना दी थी। दोनों भाई बहन साथ साथ चलते हुए बैठक में आए थे। अरे मोहित शर्मा जी, आप तो हमें यहाँ आकर भूल ही गए। हम यहाँ एक काम के सिलसिले में आए हुए थे, तो सोचा आपसे भी मिल लें। आशीष चौहान और सोनम यादव को देखकर मोहित शर्मा के चेहरे पर खुशी आ गई थी। वह अपनातों से आशीष चौहान के गले लग गया था। वे लोग काफी देर तक बैठे रहे। तभी आशीष चौहान को अचानक एक जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा था और वे सोनम यादव को वहीं छोड़ गए थे, क्योंकि मोहित शर्मा ने उन्हें रात के भोजन के लिए रोक लिया था। साक्षी शर्मा रसोई में जाकर खाने की व्यवस्था देखने लगी थी। मोहित शर्मा और सोनम यादव बाहर बगीचे में आ गए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका यहाँ आना, वह झिझकते हुए बोला था। न जाने क्यों आज बिना किसी कारण दोनों को बहुत संकोच महसूस हो रहा था। मोहित शर्मा जैसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह कह नहीं पा रहा था। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। आपको आपकी बहन मिल गई और जो एक गलतफहमी थी वो भी दूर हो गई है। वह मुस्कुराते हुए बोली थी। हाँ, मैं खुद बहुत खुश हूँ और शर्मिंदा भी। मैं अपनी बहन के बारे में कैसी कैसी बातें सोचता रहा। वह सिर झुकाकर संकोच में बोला था। अरे नहीं, आपको जो दिखाया गया आपने वही सच मान लिया। ऐसी परिस्थितियों में कोई भी यही सोचता। उसमें आपकी गलती नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब सच आपके सामने है। आपकी बहन सुरक्षित है और आपका परिवार फिर से एक हो गया है। सोनम यादव ने शांत स्वर में कहा था। उसकी बात सुनकर मोहित शर्मा के मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया था और वह पहली बार पूरे मन से मुस्कुरा दिया था। उसमें कुछ भी गलत नहीं है। आपको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि समय रहते सब ठीक हो गया। हाँ, मैं जितना भी भगवान का धन्यवाद करूं कम है। और उसके बाद आपका। आपने मेरे लिए जितना कुछ किया है, मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। अरे इसमें उपकार वाली क्या बात है? मैंने कहा ना, ये तो मेरा कर्तव्य था। वे दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हुए जा रहे थे। अचानक मोहित शर्मा सोनम यादव के सामने आकर रुक गया था। वह हैरानी से उसे देखने लगी थी। क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगी? सोनम यादव ने सिर हिलाकर मना किया था। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? सोनम यादव आश्चर्य से उसे देख रही थी, फिर घबराकर इधर उधर देखने लगी थी। यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मतलब? कैसी बातें कर रहा हूँ? वह शर्माकर दूसरी तरफ देखने लगी थी। सनम, मैं आपके बिना नहीं रह सकता और अब रहना भी नहीं चाहता। और मुझे पता है कि आप भी मेरे बारे में कुछ ना कुछ जरूर सोचती हैं और आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। वह उसके सामने आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला था। सोनम यादव ने मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया था और मोहित शर्मा तो जैसे पहले ही पूरी तैयारी करके बैठा हुआ था। उसने तुरंत अपनी जेब से अंगूठी निकाल ली थी। यह आपने कब खरीदी? वह आश्चर्य से देख रही थी। 3 दिन पहले ही खरीदी थी और मैं विशेष रूप से आकर आपको विवाह का प्रस्ताव देने वाला था, लेकिन आप खुद ही यहाँ आ गई। क्या मुझे अनुमति है? उसने अंगूठी निकालकर प्रसन्न भरी नजरों से सोनम यादव को देखा था और सोनम यादव ने मुस्कुराते हुए अपना बायां हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया था। मोहित शर्मा ने सोनम यादव की उंगली में अंगूठी पहना दी थी। बधाई हो। अचानक न जाने कहां से एक आवाज आई थी। वे दोनों घबराकर इधर उधर देखने लगे थे। साक्षी शर्मा सामने कैमरा चालू किए उन दोनों की वीडियो बना रही थी। न जाने कब से वो वहां खड़ी उनकी सारी बातें सुन रही थी। आप भी ना भैया, कितने छुपे हुए खिलाड़ी निकले। आपने मुझे बताया भी नहीं और सगाई भी कर ली।
अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी। वो कैमरा बंद करके अपने भाई के पास आ गई थी। अरे, तो क्या मैं तुम्हें सोनम यादव अपनी भाभी के रूप में पसंद नहीं है? ठीक है सोनम जी, आप मेरी अंगूठी वापस कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो मुझे बहुत प्यारी लगी हैं। इन्हें देखते ही मुझे बहुत पसंद आ गई थी, और पता है, आपसे खुद इनके बारे में बात करने वाली थी, लेकिन आपने तो बहुत अच्छा किया, मेरा काम आसान कर दिया। अब बहुत जल्द हम शुभ मुहूर्त निकलवाएंगे, पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ बारात लेकर आएंगे। घर को फूलों और रंगोली से सजाया जाएगा, मंडप बनाया जाएगा, वैदिक मंत्रों के बीच 7 फेरे होंगे। आपको हमेशा हमेशा के लिए इस घर की बहू बनाकर ले आएंगे। वह सोनम यादव का हाथ थामे खुशी से बोली थी। सोनम यादव ने उसे गले से लगा लिया था। मोहित शर्मा मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रहा था। उसे आज सब कुछ महत्वपूर्ण और सुखद लग रहा था। ये कहानी केवल अत्याचार, षड्यंत्र और बदले की कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम, रिश्तों की सच्चाई को भी सामने लाती है। मोहित शर्मा का चरित्र इस बात का उदाहरण था। कभी कभी इंसान अपनों के कारण इतना टूट जाता है कि दुनिया पर से उसका भरोसा उठने लगता है, लेकिन फिर भी वह अपनी बहन के लिए नफरत नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा के बारे में सोचता रहा। और यही उसके चरित्र की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। सोनम यादव ने साबित किया कि इंसान की असली सुंदरता उसके पद या शक्ति में नहीं, बल्कि उसकी अच्छी सोच, संवेदनशीलता और सच का साथ देने में होती है। बल्कि प्रशांत शुक्ला, कृति नागर और त्रिशा पाठक जैसे पात्र समाज के उस भयानक चेहरे को दिखाते हैं जो लालच और स्वार्थ के लिए इंसानियत तक बेच देते हैं। साक्षी शर्मा की गलती ये थी कि उसने प्रेम में आंख बंद करके विश्वास किया और अपने सच्चे रिश्ते की पहचान देर से कर पाई। लेकिन उसके पश्चाताप और अपनी गलती का एहसास उसके चरित्र को पूर्ण बना देता है। ये कहानी सिखाती है, हर शांत रहने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता। कुछ लोग समय आने पर अपनी बर्बादी से भी उठकर पूरी दुनिया बदल देते हैं। और ये भी कि सच्चे लोग कुछ समय के लिए हार जरूर जाते हैं, लेकिन अंत में जीत उन्हीं की होती है, क्योंकि झूठ, लालच, धोखा चाहे समय के लिए ताकतवर लगे, उनका अंत हमेशा विनाश में ही होता है। और आपको ये कहानी कैसी लगी? पढ़कर अपनी राय अवश्य बताइए। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है। आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।